नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया 5 की बात के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। बुलेटिन में सबसे पहले हम आपको वो खबर दिखाने जा रहे हैं जो आपको झकझोर कर रख देगी, ये सोचने पर मजबूर कर देगी क्या रिश्तों ने अपना मर्म खो दिया है, क्या जमीन जायदाद के आगे रिश्तों के कोई मायने नहीं। खबर राजस्थान के नागौर की है और खबर यह है कि अपने बेटे की प्रताड़ना और धमकी से तंग आकर बुजुर्ग दंपति ने पानी की टंकी में डूबकर अपनी जान दे दी और रोंगटे खड़े कर देने वाला सुसाइड नोट घर की दीवार पर चस्पा कर दिया। आरोप है कि बुजुर्ग मां बाप को बेटा लगातार गालियां दे रहा था, साथ ही खाना पीना नहीं देता था और इस बारे में किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था। बेटे का अत्याचार यहां तक था कि वो अपने माता पिता को भिखारी बनने को कहता था, जिससे तंग आकर उसके बुजुर्ग 68 साल की माता और 70 साल के पिता ने खुद को खत्म करने का रास्ता चुना। यह भी जानकारी मिली है कि कुछ दिन पहले बेटे सुनील ने अपने बचाव में प्रशासन को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें माता पिता द्वारा परेशान करने का आरोप लगाते हुए आत्महत्या करने की बात कही थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को निकालकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा है। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम सबूत जमा करने में जुटी है। सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर को भी खंगाल रही है। मृतक बुजुर्ग दंपत्ति की दीवार पर चिपकाए गए सुसाइड नोट में चारों संतानों समेत कई व्यक्तियों के नाम लिखे गए हैं। इनकी भी जांच पुलिस कर रही है। सुबह ये जो मृतक है जयलाल, इसके पुत्र ने थाने के फोन नंबर पे फ़ोन किया कि मेरे मदर फादर पड़ोसी बता रहे हैं कि 2 दिन से उनका कोई मूवमेंट नहीं है और मुझे शक है कोई उन्होंने गलती नहीं कर ली है। इस संबंध में पुलिस वाले यहाँ आए और आसपास पे देखा तो टंके के अंदर दोनों की डेड बॉडी मिली। अभी इनके वारिसों का इंतजार कर रहे हैं, डेड बॉडी निकाल कर बाद में और पोस्टमार्टम कराएंगे तो पता पड़ेगा। प्रथम दृष्टया क्या पूरा मामला लग रहा है, वजह क्या लग रही है इनकी? अभी इन्होंने जो एक सुसाइड नोट टाइप या दीवारों पर चस्पा कर रखा है, उससे ग्रे क्लेस का मामला लग रहा है। और हम सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता सोमू आनंद इस समय जानकारी के लिए जुट गए हैं। सीधे सोमू का रुख करते हैं। सोमू, अब तक जो तफ्तीश हुई है उसके आधार पर पुलिस क्या कह रही है? देखिए, पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है कि पूरा मामला जो है वो घर में परिवार में जो क्लेश था उससे जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। फिलहाल मैं इस वक्त नागौर की उसी गली में मौजूद हूं जहां पर उनका घर भी है और अभी जब मैं यहां पर आया तो बैठक चल रही थी। हालांकि इनके बेटे जो हैं उन्होंने साफ तौर पर हमें कैमरे से शूट करने से मना किया और यह भी कहा कि वो हमें यहाँ पे शूट करने नहीं देंगे। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने कैमरे पर बात करने से इनकार किया, लेकिन वो उनका जो वर्जन है वो ये बता रहे हैं कि उनके पिता मानसिक रूप से बीमार थे। हालांकि जो सुसाइड नोट छोड़ा गया है उसमें कई तरह के गंभीर आरोप जो है वो दंपत्ति ने लगाए हैं, 70 वर्षीय हजरीराम विश्नोई और उनकी पत्नी ने, और उसमें साफ तौर पर कई सारी चीज़ें जो है वो लिखी गई हैं। पुलिस भी उसी को आधार मान करके अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। जी, आपसे ये जानना चाहते हैं सोमू, अगर आपने अड़ोस पड़ोस में बातचीत की हो तो इस घर के जो पारिवारिक रिश्ते थे तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं, पुलिस भी कह रही है कि झगड़ा था वही वजह बना, तो आस पड़ोस के लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं? जिस मानसिक बीमारी का जिक्र इस दंपत्ति का बेटा कर रहा है, क्या आस पड़ोस के लोगों को भी इस बीमारी के बारे में कोई सूचना थी? अगर बीमारी थी तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, उसके इलाज के डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, क्या वो चीज़ें सामने आ पा रही हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, अभी मैं इस गली की तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है, लोग जो है वो यहाँ घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई ऑन कैमरा ऑफ कैमरा किसी भी तरह से बात करने से इनकार कर रहा है। ये बात बहुत साफ है कि जो बात कही जा रही है कि वे मानसिक रूप से बीमार थे, इसकी पुष्टि आसपास किसी ने, जब हमने बात करने की कोशिश की है तो किसी ने नहीं की है। और यही वो घर है, ये देखिए, इस घर में ऐसा बताया जा रहा है कि वे अकेले रहते थे यहाँ पर, और इसी घर के अंदर जो टाका है वहाँ पर उन्होंने दोनों जो दंपत्ति थे
वो उसमें कूद चुके थे और आसपास के लोग जब क्योंकि उनको उनका मूवमेंट दिखता था, जब 1-2 दिन तक उनका कोई मूवमेंट नहीं दिखा, कोई चहलकदमी यहाँ पर नहीं दिखी, तो आसपास के लोगों ने ही पुलिस को फ़ोन भी किया और बताया कि इस घर से कोई मूवमेंट नहीं है। और यह भी बताया जा रहा है कि 7 तारीख को यानी 7 अक्टूबर को उनके बेटे की तरफ से प्रशासन में एक ज्ञापन दिया गया था और उसमें ये बात कही गई थी कि वे आत्महत्या करके हमें फंसा सकते हैं। इस तरह की भी खबरें जो है वो सामने आई हैं। हालांकि वो ज्ञापन अभी हमारे पास नहीं पहुंचा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि में ये और बता दें, क्या इस दंपत्ति के बेटे से पुलिस ने कोई पूछताछ की है अभी तक? देखिए, प्रारंभिक रूप से इनसे पूछताछ जरूर हुई है, लेकिन बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है क्योंकि प्रशासन का ऐसा मानना है कि अभी ये लोग भी बहुत बुरी तरीके से सदमे में हैं, दिखाई भी दे रहे हैं उस तरह से। और क्योंकि सुसाइड नोट में इनका नाम है तो जाहिर तौर पे पूछताछ हुई है, लेकिन क्योंकि दाह संस्कार होना था, अंतिम क्रिया होनी थी, इस वजह से इनसे बहुत डिटेल में पूछताछ नहीं हुई है। उनकी माँ जो है उनका दाह संस्कार कल हो गया था और पिताजी का अब से थोड़ी देर पहले संपन्न हुआ है। शुक्रिया सोमू आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। भोपाल में 1800 करोड़ के ड्रग्स केस को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। भोपाल ड्रग्स केस के आरोपी ने खुद को गोली मार ली। मंदसौर में आरोपी प्रेम सुख पाटीदार ने खुद को गोली मारी। आरोपी के पैर में गोली लगी, अस्पताल में भर्ती है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ से बचने के लिए उसने ये पैंतरा आजमाया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इसको अभी पुलिस ने नहीं पकड़ा है। ये प्रेम सुख पाटीदार व्यक्ति का नाम है, जो कि जो है एनसीबी एवं अन्य एजेंसी के केस में वांछित था, जिसकी सूचना मंदसौर पुलिस को दी गई थी। इस व्यक्ति को उसकी एनसीबी और अन्य एजेंसी के चूंकि वांछित था तो उसको तलाश कर रही थी मंदसौर पुलिस। ऐसा प्रतीत होता है कि इसने पुलिस की पूछताछ से बचने के लिए और अन्य एजेंसियों की पूछताछ से बचने के लिए इसने खुद से जो है पैर पर गोली मारकर ये थाने पर आ गया है और इसको जो है अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। इसकी जो है आगे की जो ट्रीटमेंट है वो करवाई जा रही है। इसके ट्रीटमेंट के उपरांत इससे पूछताछ करके इसके साथीदारानों के बारे में जानकारी ली जाएगी और आगे की जो कार्रवाई है मंदसौर पुलिस उसके संबंध में की जाएगी। सीधे हम रुक करेंगे। संवाददाता अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। अनुराग, इस पूरे ड्रग रैकेट में ये जो प्रेम सुख पाटीदार है, इसकी क्या भूमिका है, किस स्तर पर इसकी भूमिका है, कितनी इंपॉर्टेंट ये कड़ी है? देखिए, इस पूरे मामले का जो सबसे मुख्य किरदार है वो है शोएब लाला, राजस्थान का रहने वाला है। अभी वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। इसके बाद 2 नाम आते हैं। प्रकाश सान्याल बाने, जो महाराष्ट्र के अंबोली का रहने वाला था, वहाँ से 1 किलो ड्रग्स के साथ उसको पकड़ा गया था। 5 साल उसको आर्थर रोड जेल में उसको कैद हुई थी। वहीं वो तमाम तस्करों के संपर्क में आया क्योंकि यही वो शख्स था जिसको एमडी बनाने का फॉर्मूला पता था। और बाद में इसने अमित चतुर्वेदी के साथ मिलकर, जो केमिकल सप्लायर का बेटा है, एक रिटायर्ड एएसआई का बेटा है, भोपाल में इन लोगों ने किराए से फैक्ट्री ली और वहाँ काम शुरू किया। इसके बाद 2 अहम किरदार आते हैं। जो पूरा जो ड्रग्स का रैकेट है, मतलब कच्चा माल लाना गुजरात के वापी और वलसाड से, केमिकल्स लाना और यहाँ से तैयार ड्रग्स ले जाना और बाकी राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट करना, इसमें 2 अहम नाम हैं। दोनों मंदसौर से हैं। पहला हरीश आंजना और दूसरा प्रेम सुख पाटीदार। हरीश आंजना माल्याखेड़ी का रहने वाला था मंदसौर में और ये हथुनिया का रहने वाला था। हरीश आंजना चूंकि पुलिस की गिरफ्त में है तो उसने पुलिस को जानकारी में बताया था कि उसने कुछ ड्रग्स एमडी खास करके इससे भी खरीदा है, जिसका नाम है प्रेम सुख पाटीदार। तो ये 3 लोग तो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, इनसे पूछताछ की जा रही थी। ये प्रेम सुख पाटीदार और शोएब लाला फरार था। प्रेम सुख पाटीदार आज लगभग 2:40 पर अवतरित होता है खुद अफजल नगर थाने में और वहाँ पर पुलिस बताती है कि उसके सामने अपने जांघ पर उसने गोली मार ली और उसके बाद उसको ज़िला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को शक है कि कहीं ना कहीं एनसीआरबी या फिर माफ़ कीजिएगा एनसीबी या फिर वो गुजरात एटीएस की पूछताछ से बचने के लिए उसने ये अपने आप को खुद को गोली मारने का नाटक किया है। लेकिन फ़िलहाल जब भी वो ठीक हो जाएगा, उसका इलाज हो जाएगा, फ़िलहाल वो खतरे से बाहर है। उसने पैर में गोली मारी है, उसके बाद इसको एजेंसियों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए अनुराग। और अब दिल्ली का रुख करेंगे। दिल्ली में 7,000 करोड़ के ड्रग सिंडिकेट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। एनडीटीवी को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कोड वर्ड के जरिए ड्रग्स की डिलीवरी की जाती थी। पुरानी फिल्मों की तरह आधे फटे नोट और उसके नंबर से डिलीवरी होती थी। दिल्ली में 2 बार पहुंची थी ड्रग्स की खेप। ड्रग सिंडिकेट के हर सदस्य का काम और हिस्सा विदेश में बैठा शख्स तय करता था।
गिरफ्तार आरोपी तुषार ने 2 बार दिल्ली एनसीआर में ली थी ड्रग्स की डिलीवरी। और अब हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता शुभांग हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। ये जो डिलीवरी के कोड्स की बात निकलकर सामने आई है, कितने लोगों के बीच ये कोड सर्कुलेट होता था, कैसे कोड सर्कुलेट होता था और सामने वाली पार्टी के पास ये कोड कैसे जाता था, इस कोड का पूरा जो चक्रव्यूह है ये जरा समझाएं शुभांग। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ये बात यहाँ पर साफ़ है कि एक फ़िल्मी कहानी की तरह यहाँ पर ड्रग्स को जो ऑर्डर था वो दिया जाता था और उसके बाद ही ड्रग्स को जो कंसाइनमेंट मिलने के बाद सभी जितने भी कार्टेल में जो मेंबर्स थे वो एक्टिव हो जाते थे। अब सबसे पहले जानकारी इसमें जो मिल रही है वो ये मिल रही है कि एक ऐप था, जिस ऐप में पेड ऐप, उस पेड ऐप के ज़रिए एक दूसरे से वो चैट किया करते थे। ज़ाहिर तौर पर जब हम किसी पेड ऐप की बात करते हैं तो वो एनक्रिप्टेड होती है, यानी कि उसकी चैट्स कहीं बाहर नहीं जा सकती है और साथ ही साथ जो उस ऐप के ओनर हैं या ऐप कंपनी के लोग हैं वो भी उन चैट्स को नहीं पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पर थी वो इस बात का ध्यान रखते थे कि उनकी बातें किसी और के पास ना जाए। इस कार्टेल में जितने भी लोग काम करते थे वो एक दूसरे को भी नहीं जानते थे, उन्हें नहीं पता था कि सामने वाला कौन है, वो ना उन्हें पहचानते थे। वो सिर्फ क्योंकि कोड चैट्स के ज़रिए बात करते थे, फ़ोन पर बात करते थे, ऐप के थ्रू बात करते थे, इसी वजह से उन लोगों के बीच में कोई फिज़िकल तालमेल नहीं था। उनको सिर्फ जो काम सौंपा जाता था उस काम को करने के लिए वो वहाँ पर तत्पर रहते थे। इसमें कितने ज़्यादा लोग अभी तक शामिल हैं, इस बात की लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जांच कर रही है और कोशिश कर रही है जानने की आखिरकार कितने ऐसे लोग हैं। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है, जो इस पूरे सिंडिकेट का, ड्रग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है वीरेंद्र बसोया, और उसके बेटे के खिलाफ अब LOC यानी कि लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ जो तमाम जो एक शख्स बुधवार को जो 2000 करोड़ की जो ड्रग्स थी उसे ठिकाने लगाने के लिए यहाँ पर आया था, वो उसे आप जानते हैं रमेश नगर में वहाँ पर छोड़कर चला गया था, लेकिन वो बुधवार को फ़्लाइट पकड़कर लंदन रवाना हो गया था, फ़रार हो गया था। उसका नाम सविंदर बताया जा रहा है और सविंदर के खिलाफ भी अब जल्द ही पुलिस LOC जारी कर सकती है, लेकिन फिलहाल 2 लोगों के खिलाफ LOC अभी से जारी कर दिया गया है। जाहिर तौर पर पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है कि आखिरकार जिस कंपनी के ज़रिए ये ड्रग्स दुबई से यहाँ पर आते थे वो कंपनी जो थी उनका इसमें क्या रोल था, साथ ही साथ किस ज़रिए जो ड्रग्स थे उन्हें लाया गया है। चाहे देखा जाए तो सड़क के किनारे लाया गया, पानी के थ्रू यानी कि कार्गो के थ्रू लाया गया, उस सब पर भी लगातार जांच करने की कोशिश कर रही है और एक के बाद एक बड़े खुलासे ज़रूर हो रहे हैं। लेकिन देखिए 7,600 करोड़ की जो ड्रग्स है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इस ड्रग की वैल्यू है। अभी तक इतना जो ड्रग्स है उसे बरामद पुलिस ने कर लिया है, बहुत बड़ी कामयाबी यहाँ पर ज़रूर है। लेकिन एक के बाद एक जो जानकारियाँ पुलिस को मिलती जा रही है उसके ज़रिए वो अपनी नई लीड की तरफ पहुँच रहे हैं और जितने भी इसमें आरोपी हैं उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया शुभांग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए NDTV इंडिया के साथ, हम जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर हैदराबाद से है। हैदराबाद के नामपल्ली में गुरुवार रात दुर्गा पूजा पंडाल में तोड़फोड़ के आरोप को लेकर तनाव फैल गया। पुलिस के मुताबिक दुर्गा प्रतिमा के पास हुंडी रखी थी जिसे हटाया गया और इससे प्रतिमा खंडित हो गई। तनाव के माहौल के चलते पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। सीधे रुख करेंगे, संवाददाता निहाल किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। पुलिस ने जो बात निहाल कही है, क्या लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और इस समय स्थिति क्या है? देखिए वहाँ पर चौकसी बढ़ा दी गई है और ये गुरुवार रात में जब एक डांडिया का कार्यक्रम हो रहा था, जैसे ही कार्यक्रम नामपल्ली में ख़त्म हुआ जो कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में है, उसके थोड़ी देर बाद जब सुरक्षाकर्मी जो वहाँ पर थे पुलिस के वो चले गए और फिर जो सुरक्षा गार्ड था उस एग्जीबिशन सेंटर का नामपल्ली एग्जीबिशन सेंटर का, वो वॉशरूम गया और इसी बीच में कुछ लोग ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ आए, उन्होंने सबसे पहले लाइट काट दी वहाँ की और लाइट काटने के बाद जब बिजली वहाँ की बंद हो गई, अंधेरा हो गया, तो ऐसे में इन लोगों ने हुंडी के आसपास प्रतिमा के पास हुंडी रखी थी और हुंडी के साथ छेड़छाड़ की जिससे प्रतिमा खंडित हो गई। जो जानकारी मिल रही है उसके बारे में बताने से पहले मैं एक बात आपको साफ कर दूं कि पुलिस की तरफ से फिलहाल आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पुलिस ने शायद 2 या 3 लोगों को
अपनी हिरासत में लिया है, पूछताछ उनसे कर रही है और ऐसा माना जा रहा है कि इन्हीं 3 में से किसी एक का ये काम है। और इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जब इस तरह का मामला सामने आता है तो कई तरह की बातें, कई सारी अफवाहें भी होती हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि जिसको पकड़ा गया है वो एक भिखारी है, लेकिन पुलिस को अब तक साफ तौर पर पुलिस की तरफ से इस बारे में कोई बयान नहीं आया है। काफ़ी संवेदनशील मामला है। हमने भी हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, साथ ही साथ दूसरे अधिकारियों से, लेकिन उन्होंने फ़ोन का जवाब नहीं दिया। तो उम्मीद की जाती है कि थोड़ी देर में, आज देर रात तक शायद तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन लोग इसके पीछे थे, उनका मकसद क्या था, क्या हुंडी में जो दान रखा हुआ था उसको चुराना उनका मकसद था, या फिर और क्या मकसद था, क्यों इस तरह की हरकत और इस तरह की वारदात को वहाँ पर अंजाम दिया गया। तो पुलिस के बयान का सबों को इंतजार है और इसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। एक सवाल और संक्षेप में जवाब निहाल। सवाल ये, क्या सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम थे वहां पर? देखिए, ये जो नामपल्ली का इलाका है, बहुत ये संवेदनशील इलाका नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की वहाँ पर मौजूदगी थी। पीसीआर वैन थी, जहाँ तक हमें जानकारी मिली है। इसके मुताबिक जब दांडिया का कार्यक्रम हो रहा था, बिल्कुल सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, क्योंकि पुलिस वहाँ मौजूद थी। वहाँ जो आयोजक थे उनकी तरफ से भी सुरक्षाकर्मी वहाँ पर मौजूद थे, निजी सुरक्षा गार्ड वहाँ पर थे। और जब यह कार्यक्रम ख़त्म हो गया है, उसके कुछ देर के बाद ये वारदात सामने आई है। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि सुरक्षा की व्यवस्था, ऐसा लगता है कि वहाँ पर ठीक-ठाक थी, लेकिन शायद अगर और पुख्ता होती तो इस घटना से बचाया जा सकता था। जी, तो निहाल किदवई इस घटना के बारे में जानकारी दे रहे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। और अब बात करेंगे टाटा ग्रुप की। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा के निधन के बाद ग्रुप के सबसे बड़े स्टेक होल्डर टाटा ट्रस्ट की कमान नोएल टाटा को सौंप दी गई है। आज मुंबई में हुई अहम बैठक में नोएल के नाम पर सहमति बनी। नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और वो लंबे वक्त से टाटा ट्रस्ट समेत टाटा ग्रुप की कई कंपनियों से जुड़े हुए हैं। नोएल टाटा ट्रेंट, वोल्टास और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं। साथ ही वो टाटा स्टील और टाइटन में भी वाइस चेयरमैन के तौर पर काम संभालते हैं। नोएल टाटा बहुत ही लो प्रोफाइल रहते हैं। आपको बता दें कि टाटा ट्रस्ट टाटा ग्रुप की परोपकारी संस्थाओं का समूह है। टाटा ट्रस्ट की टाटा ग्रुप में 66% हिस्सेदारी है। और अब आपको बताते हैं कि नोएल टाटा आखिर हैं कौन। रतन टाटा के सौतेले भाई 4 दशकों से टाटा ग्रुप का हिस्सा हैं। ट्रेंट, वोल्टास और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं। टाटा स्टील और टाइटन के वाइस चेयरमैन। 2010 से 2021 तक टाटा इंटरनेशनल के एमडी रहे। टाटा इंटरनेशनल का राजस्व $50 करोड़ से 3 अरब तक बढ़ा। रिटेल चेन ट्रेंट को एक स्टोर से 700 स्टोर तक पहुंचाया। 2019 में रतन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में शामिल हुए। सुर्खियों से दूर रहकर काम करने वाले शख्स के तौर पर पहचान। पालोनजी मिस्त्री की बेटी अलू मिस्त्री से हुई है शादी। पालोनजी मिस्त्री ग्रुप की टाटा सन्स में 18% हिस्सेदारी है। और अब टाटा परिवार के पूरे फैमिली ट्री को आपको हम समझाते हैं, आपको बताते हैं कि टाटा परिवार में कौन कौन लोग हैं। टाटा परिवार की अगर हम बात करें तो नुसीरवानजी से रतन टाटा तक, नुसीरवानजी टाटा, जमशेद एंड टाटा, हीराभाई दाबू से शादी सर दोराबजी टाटा, महजेरबाई भाभा से शादी धनुभाई टाटा सर रतन टाटा, नवाजबाई से शादी गोदलिया नवल टाटा। तो इस ग्राफ के ज़रिए आप देख सकते हैं पूरी तरीके से कि टाटा परिवार कैसे कैसे आगे बढ़ा और इस परिवार में कौन कौन सदस्य हैं। तो आपको बता दें कि रतन टाटा के निधन के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि टाटा सन्स की कमान कौन संभालेगा, टाटा ट्रस्ट की कमान कौन संभालेगा। तो अब ये स्थिति साफ हो गई है। नोएल टाटा टाटा ट्रस्ट की कमान संभालेंगे। आपको बता दें कि जो स्टेक है टाटा ट्रस्ट का वो 65% स्टेक है पूरे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अंदर। और नोएल टाटा के बारे में ये कहा जाता है कि कई कंपनियों से पहले से वो जुड़े रहे हैं। टाटा ग्रुप में रहते हुए बिल्कुल लो प्रोफाइल रहकर वो अपना काम करते हैं और जिस जिस कंपनी में उनको जिम्मेदारी सौंपी गई
उस कंपनी का कारोबार उन्होंने बुलंदियों तक पहुंचाया, ऊंचाई तक पहुंचाया। और रतन टाटा का कल अंतिम संस्कार किया गया था, जिसमें तमाम दिग्गज हर खास आम ने उसमें पहुंचकर श्रद्धांजलि उनको अर्पित की थी। तो रतन टाटा, हम सीधे अब रुख करेंगे, हमारे साथ विकास सिन्हा इस समय जुड़ चुके हैं तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए। विकास, सबसे पहले तो लोग यही जानना चाहते हैं नोएल टाटा के बारे में, उनकी कार्यशैली के बारे में, उनकी जीवन शैली के बारे में। देखिए, नोएल टाटा जो है उनके बारे में जितने लोग जानते हैं वो ये बताते हैं कि वो अपने काम के बारे में बहुत ज्यादा बोलते नहीं हैं। वो एक प्लान बनाते हैं, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में भरोसा रखते हैं। और उसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो नोएल टाटा ने जब 2010 में ट्रेंट को ज्वाइन किया और 2021 तक वो रहे, पहले वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोस्ट पर रहे और उसके बाद फिर उन्होंने चेयरमैन की पोस्ट को ज्वाइन किया। वहां से जो ग्रोथ थी कंपनी की वो बहुत शानदार रही। अगर आप उसका आंकड़ा भी देखेंगे तो वो भी बहुत शानदार रहा। वो जो ट्रेंड की ग्रोथ पूरी थी वो ऐसी थी कि एक स्टोर से शुरुआत होकर आज अगर आप देखेंगे तो 700 से ज्यादा स्टोर हैं। 1998 में एक स्टोर से शुरू हुआ था और 2010 में उन्होंने ज्वाइन किया था और आज 700 से ज्यादा स्टोर हैं। अगर आप उनके और भी कंपनीज के बारे में देखेंगे, उनके काम के बारे में, तो अगस्त 2010 में उन्होंने ज्वाइन किया था टाटा इंटरनेशनल को और 2021 तक वो वहां भी रहे। और वहां पे भी जो उनकी कंपनी थी उस कंपनी को $500 मिलियन से बढ़ाकर $3 बिलियन तक की रेवेन्यू तक लेकर गए। तो ये उनकी जो काम करने की शैली है वो रही है कि शांत रहते हुए वो अपने काम को लगातार निभाते रहे, अपनी जो जिम्मेदारियां थी उनको निभाते रहे। टाटा इंटरनेशनल, ट्रेंट, उसके अलावा टाटा इन्वेस्टमेंट, तमाम कंपनियां हैं जिसके अंदर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई और अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको निभाते हुए कंपनियों को नई हाइट्स तक लेकर गए। अब ये देखना होगा क्योंकि अब बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है, जो जिम्मेदारी रतन टाटा पीछे छोड़कर गए हैं वो सारी जिम्मेदारियां हैं अब उनके पास। और चूंकि आज उन्हें टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है तो अब जिम्मेदारियां ज्यादा बड़ी हैं। सारी कंपनियां, जो 26 लिस्टेड कंपनियां हैं टाटा ग्रुप की, उन सारी कंपनियों की एक तरह से कमान जो है वो टाटा ट्रस्ट के पास होती है और उसके वो चेयरमैन बने हैं। तो अब जिम्मेदारियां ज्यादा बड़ी हैं। और अगर आप अंदाजा लगाना चाहें कि कितनी बड़ी कंपनी है, कितना बड़ा ग्रुप है, तो आप देखिए कि 30 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है टाटा ग्रुप की इन 30 कंपनियों का ही, 26 कंपनियों का ही। तो एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ अब नोएल टाटा देखिए आगे कैसे फैसले लेते हैं। आज उन्होंने जो कहा है, नियुक्ति के बाद जो उन्होंने कहा है उसमें ये कहा है उन्होंने कि रतन टाटा के जो काम थे उसे आगे बढ़ाने और जो टाटा ग्रुप के फाउंडर्स थे उनके विजन को आगे बढ़ाने पर वो काम करेंगे। और वो काफी उत्साहित भी हैं इस चीज को लेकर कि टाटा ट्रस्ट के जितने भी ट्रस्टीज हैं उन्होंने भरोसा जताया है और उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है। तो आगे देखना होगा कि नोएल टाटा कैसा काम करते हैं। लेकिन अभी तक फिलहाल जो हमें देखने को मिला है अब तक वो ये मिला है कि उनकी नेतृत्व में कंपनियों ने अच्छा ग्रोथ किया है। उन्होंने काम जो किया है वो बहुत साइलेंटली किया है और उस काम का असर ग्रुप के आप रेवेन्यूज कहें, ग्रुप के ग्रोथ कहें या ग्रुप के मार्केट कहें, मार्केट कैप कहें, उन सारी जगहों पर देखने को मिला है। जी विकास, जब बड़ी कंपनीज के अंदर, टाटा ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बड़ा कारोबारी घराना है, जब बड़ी कंपनीज के अंदर कोई परिवर्तन होता है किसी पद पर, नेतृत्व को लेकर, तो अक्सर हम देखते हैं कि मार्केट में भी हलचल होती है, मार्केट भी उस पर रिएक्ट करता है। तो मेरा अगला सवाल आपसे इसी पे है, नोएल टाटा को इस जिम्मेदारी मिलने के बाद मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है? विकास, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? विकास, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है विकास से हमारा संपर्क टूट गया है। तो विकास ने बताया कि किस तरीके से अपने कार्यशैली से लगातार उन्होंने विस्तार किया है उन कंपनीज का जिनका नेतृत्व नोएल टाटा ने किया है और किस तरीके से वो अपने काम में हमेशा लगे रहते हैं और लो प्रोफाइल रहकर हमेशा काम करते हैं। यानी कि अगर कोई काम उन्हें सौंपा जाए, जिस कंपनी की कमान उन्हें सौंपी जाए, तो जिस योजना पर, जिस प्रोजेक्ट पर वो काम करते हैं उसके बारे में पहले पूरी रणनीति विस्तार से बनाते हैं, फिर उसके बाद उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए उस दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो उनकी कार्यशैली के तो लोग उनके साथ जो काम करते हैं कायल हैं ही हैं। बाकी सबसे अहम बात यह है कि काफ़ी लो प्रोफाइल रहकर उन्हें काम करना पसंद है। विकास का हम यहाँ पर शुक्रिया अदा करेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए थे तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। रतन टाटा का कारोबार दुनिया भर में फैला था, लेकिन जितना वो कमाते थे उतना ही दान करने में यकीन रखते थे। उनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा टाटा ट्रस्ट में जाता था। उनके अंतिम सफ़र में ऐसे कई लोग पहुंचे जिनकी ज़िंदगी रतन टाटा ने बदल दी। इस शख्स को शायद ही कोई नापसंद करता रहा हो,
वो देश के रोल मॉडल रहे और दुनिया के लिए ब्रांड इंडिया। ये उनकी शख्सियत का करिश्मा रहा कि उनका नाम आम लोगों में भरोसे और विश्वास का प्रतीक बना। टाटा समूह से जुड़े रहे कर्मचारी बताते हैं कि रतन टाटा ने छोटे बड़े में कभी भी भेद नहीं किया। दिसंबर में जब उनका बर्थडे उसके 15 दिन पहले वो और उनके बच्चे मतलब उनके भाषा में कुत्ते, उनको कुत्ता नहीं बोलते, वो बच्चा बोलते, मेरा बच्चा, पर कुत्ता बोला तो नाराज होते हैं। एक बुजुर्ग आदमी जो मतलब मैं तो एक एम्प्लॉय हूँ, मैं उनका बेटा नहीं हूँ, कोई नहीं हूँ, फिर भी वो इतना अच्छा एडवाइस देते हैं कि अपना मतलब उनका अगेंस्ट जाने का दिल ही नहीं होता है। रतन टाटा के परोपकारी कार्यों की अनगिनत कहानियां हर कोने में फैली हैं। उनके आखिरी दर्शन को पहुंचे ऐसे ही एक चित्रकार नीलेश मोहिते मिले। मैं ऐसे उनको बोला था कि सर ये पेंटिंग बनाने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ है। तो सर ने पूछा कि किस तरह का प्रॉब्लम, तो मैंने बताया कि मेरा घर छोटा सा है, 10 बाय 10 का, उसमें मोरी वगैरह मतलब बहुत कंडेस्टेड 3 बाय 3 की जगह है। तो क्या कहा उन्होंने? हाँ, तो सर बोले कि आप कहाँ पे रहते हो। उन्होंने इंक्वायरी मतलब पूछताछ चालू किया कि फैमिली में कौन कौन है, जो भी है मैंने बताया। तो सर ने बोला कि नीलेश जैसे आपने बताया था मुझे, तो मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। जैसे कि आप बड़ा एक घर लीजिए कुलावा में, बड़ा स्पेस मिलेगा आपको, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप काम कीजिए। तो ये आप रख लीजिए। और चेक कितना क्या वो पता नहीं, लेकिन वो एनवलप में चेक दे रहे थे आपको? वो एनवलप में था चेक। तो मैं ये पैसा नहीं ले सकता हूँ, अगर आपको कुछ मुझे देना है तो मुझे कुछ काम दीजिए। जैसे कि मैं आर्ट का जो काम करता हूँ, मैंने काफ़ी बार ताज में आता हूँ। मैं जब ऑफिस बॉय का काम करता था, मैं काफ़ी घुमा हूँ, तो आप मुझे उस तरह का कुछ काम दीजिए। सर बोले नीलेश वैसा काम तो है नहीं, लेकिन मैं आपका पेंटिंग का एग्जीबिशन ताज में लगाना चाहता हूँ। बड़े कारोबारियों की वीवीआईपी लाइन के बीच वैसे कई आम कारोबारी भी मिले जो रतन टाटा के सेवा भाव के अनमोल इतिहास को अमर समझते हैं। रतन का मतलब होता है डायमंड, और ही वॉज रियली अ डायमंड। एंड डायमंड के बारे में आप जानते हैं, डायमंड शाइन फॉर एवर, दे नेवर लूज शाइन। इतिहास में बहुत लोग हैं जो वक्त के साथ उनकी नई नई चीज़ें सामने आती है और उनकी चमक फीकी पड़ती है। बाकी मैं आज एनडीटीवी के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि रतन टाटा जी की चमक आज से 500 साल बाद भी वही रहेगी, और लोग बोलेंगे कि एक ऐसा बिजनेसमैन था जिसने इतने हाई स्टैंडर्ड बिजनेस में रखे। और प्रॉफिट तो ज़रूरी है, बाकी प्रॉफिट के साथ एक ह्यूमैनिटेरियन जो एटीट्यूड है वो रखा, लोग शायद विश्वास नहीं करेंगे। इस सेवा सफर में उनका जानवरों के प्रति अटूट प्यार भी ऐसा रहा कि ये तस्वीर भावुक कर देगी। रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए एक स्ट्रीट डॉग मुंबई के एनसीपीए ग्राउंड पहुंचा। बताया जाता है कि लगभग 11 साल पहले रतन टाटा जब गोवा गए थे, तब सड़क पर एक कुत्ता उनके पीछे चल रहा था, जिसे वो अपने साथ मुंबई ले आए। उन्होंने इसका नाम प्यार से गोवा रख दिया। गोवा पिछले 11 सालों से रतन टाटा के आवास पर रह रहा है। उनके अनगिनत परोपकारी सेवा कार्यों में से एक रहा कुत्तों के लिए नवी मुंबई में खोला गया एक 5 मंजिला अस्पताल, जिसमें 200 पालतू जानवरों का एक साथ इलाज किया जा सकता है। दरअसल रतन टाटा के इस विराट व्यक्तित्व की वजह से ही उनके आखिरी सफर में वो तमाम लोग आ जुटे जिन तक किसी न किसी रूप में रतन टाटा का हाथ पहुंचता रहा, और उनके पीछे पीछे चलती रही ढेर सारी कहानियां, ढेर सारी यादें। एक ऐसा उद्योगपति जिसने निजी हितों से दूर देश और आम जिंदगियों को इतना सर्वोपरि रखा कि इस आखिरी सफ़र में उनके जीवन को लोगों ने ऐसे समारोह का रूप दे दिया कि जहां उनके महान गाथाओं का वर्णन चलता रहा। मुंबई से कैमरामैन सचिन सावंत के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों से जुड़ी कैबिनेट समिति ने 68,000 करोड़ के रक्षा सौदे की मंजूरी दी है। इसके तहत भारत में 2 परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। वहीं अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदे जाएंगे। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात। भारत के पास इस वक्त ये 2 देसी परमाणु पनडुब्बियां हैं। ये एटमी ऊर्जा से चलने वाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक पनडुब्बी हैं। अब देश में ही अटैक न्यूक्लियर सबमरीन यानी हमला करने वाली एटमी पनडुब्बी बनाने की तैयारियां हैं। इसके आने से समंदर में भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएंगी। करीब 35,000 करोड़ की लागत से हमला करने वाली एटमी पनडुब्बी बनाई जाएंगी। डिजाइन से लेकर निर्माण तक सब कुछ देश में ही होगा।
हमला करने वाली एटमी पनडुब्बी को हंटर किलर सबमरीन भी कहा जाता है। इसकी खासियत यह है कि ये पनडुब्बी न केवल हमला कर सकती है बल्कि दुश्मन की पनडुब्बियों को डुबो भी सकती है। ये पनडुब्बी पानी के अंदर काफी समय तक रह सकती है और इसे ढूंढना भी काफी मुश्किल होता है। पाकिस्तान के पास ऐसी एक भी परमाणु पनडुब्बी नहीं है, जबकि चीन के पास परमाणु क्षमता से लैस 12 पनडुब्बियां हैं। हिंद महासागर में चीन की चुनौती से निपटने में ये पनडुब्बियां काफी कारगर साबित होंगी। क्योंकि इंडियन नेवी के पास अगर आप देखें तो कन्वेंशनल सबमरीन्स है, हमारे पास रशियन सबमरीन्स भी हैं, जर्मन सबमरीन्स भी हैं, और अभी हमने फ्रांस के साथ एक टाई अप के साथ स्कॉर्पियन सबमरीन्स बनाई है। और दूसरे हाथ पे देखें तो हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल कैरी करने वाली न्यूक्लियर सबमरीन्स भी हैं, अरिहंत एंड अरिगात। अब इसके बीच में जो गैप था अटैक सबमरीन्स का, तो उसके तहत अब 2 सबमरीन्स का अप्रूवल मिल गया है और अब ये इंडिया में ही बनेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 90-95% ये बोट्स इंडिया में ही बनेंगी और इंडिया का ही सामान यूज होगा और ये सारा हमारा इकोसिस्टम में अब्जॉर्ब होगा। तो ये बहुत एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और ये नेवी के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है जो कि गवर्नमेंट ने लिया है। अमेरिका से 31 प्रेडेटर यानी हंटर ड्रोन खरीदे जाने को भी सीसीएस ने मंजूरी दी है। इसमें नेवी को 15 ड्रोन मिलेंगे, जबकि आर्मी और एयरफोर्स को 8 ड्रोन। ये रिमोट से चलने वाला एक मल्टी मिशन ड्रोन है। इसका इस्तेमाल खुफिया जानकारियां जुटाने से लेकर दुश्मन पर हमला करने तक में होता है। ये हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस की श्रेणी में आता है, जो 40 घंटे से ज्यादा समय तक उड़ सकता है। यह 50,000 फुट पर उड़ान भर सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 442 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये करीब 1900 किलोमीटर दूर दुश्मनों को भी निशाना बना सकता है। इस ड्रोन को लेजर गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल जैसे हथियारों से भी लैस किया जा सकता है। अल कायदा के अल जवाहिरी को मारने के लिए अमेरिका ने इसी ड्रोन का इस्तेमाल किया था। अटैक न्यूक्लियर सबमरीन से लेकर हंटर ड्रोन, यानी पानी से लेकर आसमान तक देश की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। रक्षा चुनौतियों को लेकर देश पूरी तरह तैयार है और ये आने वाले वक्त में गेम चेंजर साबित होगा और पूरे इलाके में भारत के दबदबे को और बढ़ाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। आर्थिक ताकत बनने के लिए सामरिक तौर पर भी मजबूत होना उतना ही जरूरी है। शायद यही वजह है कि सरकार वित्तीय मोर्चे के साथ साथ रक्षा क्षेत्र को भी सशक्त बनाने पर पूरा ध्यान दे रही है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।